हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। वेलकम टू यल एकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फैक्टराइजेशन मेथड समझाने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फर्स्ट पार्ट में ये एग्जैक्टली समझ में आता है या नहीं आता। मैं एक के बाद एक के बाद एक पार्ट आपको करता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा। सबसे पहले चलते हैं एक रफ शीट पे बेटा। ये देखो, हमें यहाँ पर जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 जो है वो इक्वेशन दी हुई है। तो मेरा जो मेथड है वो क्या रहता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ये जो साइन है ये देखता हूँ, ये है माइनस साइन। तो अब मुझे माइनस करके यहाँ पर 3 लाना है। माइनस करके 3 लाना है तो मुझे दो नंबर्स जो हैं वो सोचने होंगे, और सबसे छोटे नंबर्स जो मैं सोच सकता हूँ वो है 4 और 1। सबसे पहले इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि माइनस करना है या प्लस करना है, आप 1 से शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला साइन, ध्यान रखेंगे कांस्टेंट टर्म का साइन, ये वाला नहीं। ये वाला साइन क्योंकि नेगेटिव था तो मुझे माइनस करके ये जो हमारे पास एक्स का कॉफिशिएंट है ये लेके आना था। तो 4 माइनस 1 जो है वो 3 हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट होगा हमारा 5 माइनस 2, और इसी तरीके से हम आगे चल सकते हैं। 6 माइनस 3, 7 माइनस 4। कहाँ तक जाएंगे हम वहाँ तक जाएंगे जब तक कि हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट, जो हमारा ए और सी का प्रोडक्ट है, ए की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए तो 1 है यहाँ पर। तो 1 और 10 का प्रोडक्ट जो है वो 10 ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 और 1 का प्रोडक्ट 4 होता है, 5 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो 10 होता है। तो हम सेकंड स्टेप में ही वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना था। तो यहाँ पर हमारे पास 5 और 2 आ गया। 5 माइनस 2 हमारा 3 होता है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो मेथड मैंने आपको बताया उसमें आपको कोई भी साइन, किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन सिर्फ आपने देखना है कि 3 की वैल्यू 5 माइनस 2 रखनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो है इसी इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस जस्ट 3 की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 माइनस 2 ले रहा हूँ, और मैं कोई चेंज नहीं लेके आ रहा यहाँ पर। और अब मुझे कहीं साइन की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइन अपने आप एडजस्ट होंगे। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप में मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 मिल जाएगा। अब मुझे जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उनके बीच में कॉमन देखना है, जो कि x है क्लियरली। थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में मुझे कॉमन देखना है, जो 2 है। और आप देख ही रहे हैं कि मुझे यहाँ पर कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर सेम फैक्टर मिल गए। जो भी सेम फैक्टर मुझे मिला है वही वाला फैक्टर जो है वो मैं कॉमन ले लूँगा। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2। अब क्लियरली ये जब मैं ज़ीरो के इक्वल इंडिविजुअली रखूँगा, तो जब मैं x माइनस 5 को ज़ीरो के इक्वल रखूँगा तो मुझे वहाँ पर x की वैल्यू 5 मिलेगी, और जब मैं x प्लस 2 को ज़ीरो के इक्वल रखूँगा तो मुझे x की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट में समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छा है बेटा जी। लेकिन अगर नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो है वो सारे ही पार्ट्स करने हैं यहाँ पर। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है वो आप देख ही सकते हैं। वापस अपनी रफ शीट पे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें माइनस करके 1 चाहिए क्योंकि x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो माइनस करके 1 चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि सबसे छोटे से शुरू करते हैं, तो सबसे छोटा हमारे पास 2 माइनस 1 हो सकता है, जो हमारे को रिजल्ट 1 देता है। और हमने कहाँ तक चलना है? हमने वहाँ तक चलना है जब तक हमारा जो प्रोडक्ट 12 है वो हमें ना मिल जाए, क्योंकि a और c का प्रोडक्ट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, तो 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 चाहिए हमारे को। तो अब अगर मान लो हमें 12 चाहिए तो हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हमारे पास ये 3 माइनस 2 भी 1 होता है, 4 माइनस 3 भी 1 होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था, क्योंकि 4 और 3 का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 12 होता है। तो यहाँ पर हमें 12 मिल गया। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ पर जो 1 है, जो हमें यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, जब भी नहीं दिया होता हम जानते हैं हमेशा 1 होता है, उसको रिप्लेस कर देना है 4 माइनस 3 से। तो ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम इसको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो भी साइन है प्लस, हमने जस्ट इसे रिप्लेस करना है, इसका ध्यान रखेंगे, और कोई वहाँ पर चेंज नहीं लाना है। 4 माइनस 3 कर दिया हमने, माइनस 6। ना हमें किसी साइन की टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की बेटा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस,
और ये जो है यहाँ पर 2 है जो मैंने वहाँ पर नहीं लिखा, ये -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म में मैं देख रहा हूँ कि 2x जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 2x कॉमन ले लूँगा। यहाँ मुझे मिलेगा x और यहाँ पर जो है वो मुझे मिलेगा 2। इन दोनों में जो 3 है वो कॉमन है, तो माइनस जो है वो हमारे पास बाहर दिया हुआ है, तो माइनस ले लूँगा मैं यहाँ पर। अब मैंने क्योंकि ये माइनस ले लिया है तो ये प्लस हो जाएगा और इसका साइन बदल के भी प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास x+2 जो है वो दोनों ही तरफ मिल गया हमारे को, तो x+2 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x+2 और 2x - 3। जो बच्चे थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हें तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर नज़र आ जाएगा कि -2 और 3/2 आंसर है हमारे। और जहाँ पर लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ऐसा करें कि जो भी हमारे को ये 2 ब्रैकेट्स मिली हैं इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख दें। तो इसका मतलब हमारे पास जो x+2 है ये हमारे पास 0 है, या फिर हमारे पास 2x - 3 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो ऐसे में हमारे पास जो है वो x की वैल्यू जो है यहाँ पर -2 मिल जाएगी, और इधर अगर हम देखें तो ये 3 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। 3 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर 2x = 3 है तो 2 को हमें नीचे लेकर जाना पड़ेगा यानी डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3/2। तो अब जो है और कैसे आ जाएगी, अगर नहीं समझ में आता तो एक स्टेप आप और भी ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया ही है। यहाँ पर जो है वो इसको आप अलग से सॉल्व करके 2x = 3 एक बार में लिखें और नेक्स्ट स्टेप में ये लिख लें। तो एक स्टेप जो है वो इतना ज़्यादा टाइम लेता नहीं है, बस ये है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट करें। तो आप चाहें तो ये स्टेप आपको कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा x = -2, 3/2 जो है वो ले सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिया था। और अगर आपको लगता है कि अभी आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर एक आध स्टेप आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। और क्योंकि हमने यहाँ पर अब इस फॉर्म में किया है तो हमें फाइनल आंसर जो है वो इकट्ठा देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर हैंस x = -2, 3/2 करके इस तरह से आंसर दे दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट की इक्वेशन आपके सामने है √2x² + 7x + 5√2। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है 90% बच्चे जो हैं वो जस्ट रूट देखकर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये रूट आ गया तो ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी वे बताता हूँ जो आपको यहाँ पर ये रूट का जो फियर है ये आपका हटा देगा। हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है जस्ट हम AC प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो AC प्रोडक्ट हमारा क्या है, हमारा A जो है वो √2 है जो x² का कॉफिशेंट है, और C जो कांस्टेंट टर्म होती है वो है 5√2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें 2 देते हैं, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 10 मिल जाता है हमारे को। तो ठीक है, हमारे पास जो है प्रोडक्ट हमें 10 चाहिए। ठीक है, ये वाला साइन देखिए, तो कांस्टेंट टर्म का साइन है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन है तो हमें प्लस करके 7 चाहिए। तो शुरुआत जो है वो हम सबसे छोटे से करेंगे, तो 6 + 1 हमारा सबसे छोटा यहाँ पर सम हो सकता है जो हमें 7 देगा। इस 1 को बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट देखेंगे तो 5 + 2 होगा, और बस हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 और 2 जो है उसका प्रोडक्ट हमारे को 10 दे देता है। तो ये जो हमारे पास 5 + 2 है ये हम यहाँ पर 7 की जगह, जैसा हम नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करते आ रहे हैं, 7 की जगह ये ले लेंगे। तो क्या इतने में हमारा आंसर आ जाएगा? जस्ट इसके बाद आपको एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी होती है, वो क्या होती है कि 2 के अंदर हमारे पास 2 √2 होते हैं। जब कभी भी 2 हो तो उसको आप अगर इस तरह से देखना शुरू कर देंगे कि हमारे पास 2 रूट हैं 2 के, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पर 2 दिखता है ध्यान रखेंगे वहाँ पर 2 √2 हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखते हुए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मैं रफ शीट को हटा नहीं रहा हूँ ताकि आप ये लगातार जो है वो देखते रहें और आपके ध्यान में रहे कि मैंने आपको क्या समझाया है। तो यहाँ पर जो है अगर मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले √2x² जैसा है उसको हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हमने चेंज करना है 7 को, और 7 को हमने चेंज करना है 5 + 2 में, तो हमने यहाँ पर 5 + 2 ले लेना है। x जैसा है बिल्कुल वैसा ही, और 5√2 जैसा है बिल्कुल वैसा ही। तो ये हमारे पास इक्वेशन चेंज होकर आ गई। अब जो है हमारे पास, जैसा कि हम करते ही हैं, जस्ट हमने ये ब्रैकेट खोलनी है
तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो मैंने कोई भी यहाँ पर ऐसा स्टेप नहीं लिया है जो कि समझना या समझाना मुश्किल हो। अब यहाँ पर जो है वो हम कॉमन देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो सिर्फ एक x के अलावा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम जस्ट x जो है वो ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस 5। √2 के साथ हमारे पास एक x एक्स्ट्रा होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो x² है। बस इसके अलावा हमारे पास कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 2 के अंदर हमारे पास 2 √2 हैं। तो 2 √2 हैं तो हमारे पास एक √2 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही टर्म्स में है। अगर हम एक √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक √2 और बचेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 2 के अंदर 2 √2 हैं। तो यहाँ पर एक √2 बचेगा, x यहाँ पर है ही, और इसमें से हमने √2 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास +5 आ जाएगा। अब इस स्टेप में हम चेक कर सकते हैं कि हम सही वहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम जो है वो देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, कोई साइन की मिस्टेक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने यहाँ तक जो किया है वो बिल्कुल सही है। अगर आपकी जो दो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जो साइन की प्रॉब्लम है या आपके पास नंबर्स की प्रॉब्लम है कुछ आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया और उसको आप चेक कर लीजिए। अब इसके बाद तो कोई नया स्टेप है ही नहीं बेटा जी, इसके बाद वही है जो भी हमारे पास कॉमन है उसे इस तरह से ले लेते हैं, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको इस तरह से ले लें, और ये आ गया हमारे पास। अब जो है वो हमने सॉल्व करना है, तो फिर से मैं वही कहूँगा, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत अच्छा है, आपको सीधा सीधा -5/√2, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -√2 जो है वो साफ दिखेगा। और अगर अभी आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो ज़रा 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो √2x + 5 = 0 है, या फिर हमारे पास x + √2 जो है वो 0 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 5 जो है वो दूसरी तरफ आएगा, तो √2x = -5 है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -√2 है। जो भी हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -5/√2 आ जाती है। और बहुत अच्छा रहता है कि हम बोर्ड में जो आंसर दें वो हमेशा रैशनलाइज्ड फॉर्म में हो। तो रैशनलाइज्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर जो हमारे को -5/√2 मिल रहा है उसे √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो है ये 9th का कॉन्सेप्ट है हमारा रैशनलाइजेशन, तो मुझे नहीं लग रहा आपको समझाने की ज़रूरत है बेटा। सिंपल यहाँ पर जो है वो हमारे पास 5√2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो है वो हमारे को 2 मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा वे है आंसर देने का बोर्ड की क्लासेस के अंदर, अदरवाइज़ ये जो आंसर है ये कोई गलत नहीं है। तो हमारे पास अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि x का एक आंसर जो है वो -√2 है, और जो दूसरा आंसर है वो हमारे पास -5√2/2 है। तो इसी को बस इकट्ठा करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम दे देंगे हैंस, और जो भी हमारे पास आंसर्स हैं यानी x = -5√2/2, -√2। तो ये हमारे आंसर्स होंगे बेटा। तो हम आ गए हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ इक्वेशन आपके सामने ही है। ये जो है ये एक थोड़ी सी अलग टाइप की इक्वेशन है। इसमें जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, तो हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर से डरने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमने उनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे किया जाता है? अगर मान लो एक टर्म या एक से ज़्यादा टर्म में हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर्स हैं, तो डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म में डिनोमिनेटर है, तो हमारे लिए एलसीएम जो है वो अपने आप में जो नंबर है यानी 8 वही होगा। तो एनीवे जो भी हमारा नंबर आता है ऐसे में हम क्या करेंगे, हम उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 8 जो है उससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 8 2 = 16, यहाँ पर 1 है तो हमारे पास -8, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास 1 बचेगा, और ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जिसके अंदर डिनोमिनेटर्स जो हैं वो चले जाएंगे। तो यही हमारा जो स्टेप है, ये स्टेप थोड़ा सा नया है। बाकी हमने जो है बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे हमेशा करते हैं। तो चलते हैं रफ शीट पे हमारी। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट चाहिए 16। तो प्रोडक्ट हम ध्यान रखेंगे कि हमें वहाँ पर 16 चाहिए। जो हमारे पास ये नंबर है x का कॉफिशिएंट 8, ये हमें प्लस करके चाहिए। तो प्लस करके चाहिए तो हमारे पास 8 कैसे आ सकता है? वो आ सकता है 7 + 1, सबसे छोटा जो हमारा वे रहेगा।
या फिर वो आ सकता है 6 + 2। प्रोडक्ट साथ में हम देखते रहेंगे इनके, 7 और 1 का प्रोडक्ट 7 होता है, 6 और 2 का प्रोडक्ट जो है वो 12 होता है। अगर हम सही वे में प्रोसीड कर रहे हैं तो हमेशा हम प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो 7 12 हम ऑब्वियस है 7 से 12 पे आ गए हैं तो 16 की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं 5 × 3। 5 × 3 जो है वो हमारे पास जो है 15 आ गया, तो इसका मतलब हम अभी भी सही जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 4 + 4, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमने पहुँचना है, यानी 16 पे। तो ठीक है, हम 8 को वहाँ पर 4 + 4 में वहाँ पर ब्रेक करेंगे। तो अब जो है वो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा हमारे को 16x² माइनस, और जस्ट 8 की जगह हमने 4 + 4 पुट करना है, बाकी कहीं हमने कोई चेंज नहीं लेकर आना है। जो भी हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास माइनस, जस्ट माइनस साइन जो होता है वो वहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनके साइन को चेंज करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे बेटा। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर क्या कॉमन है, हमारे पास 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 4x बचेगा, इधर हम देखते हैं 1 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और जो भी हमारा साइन होता है वो साइन हमेशा लिया जाता है। तो माइनस जो है वो माइनस साइन के साथ में हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x। यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होंगे। जो माइनस का 4x था वो अब यहाँ पर प्लस का 4x हो गया, जो प्लस का 1 था वो अब हम यहाँ देखते हैं कि -1 हो गया, तो ये आ गया। और यहाँ पर भी अगर आपने कंफर्म करना हो तो हमेशा ब्रैकेट्स देखिए, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं, अब जैसे 4x - 1 4x - 1, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये 4x - 1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4x - 1, और यहाँ पर हम देखते हैं अगेन हमारे पास 4x - 1 जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4x - 1 होल स्क्वायर है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर 4x - 1 होल स्क्वायर देखें तो हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ जो आएंगी और दोनों सेम आएंगी। तो हमारे पास 4x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखना है, आपकी मर्जी है, और अगर आपने अलग अलग सॉल्व करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखेंगे आंसर्स दो निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसका सिंपल एक आंसर जो है वो निकाल के दें। x की दो वैल्यूज आएंगी, वो बात अलग है कि हाँ दोनों की दोनों सेम आएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 1 जो है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और जो 4 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास 1/4, लेकिन इसे हम 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमने होल स्क्वायर हमारे मन से किया है, हमारी मर्जी से किया है, हमारे पास दो फैक्टर्स आए थे, तो दो फैक्टर्स अगर हम अलग अलग सॉल्व करते तो हमारे पास 1/4 ही आना था। तो एनीवे बेटा जी, ये हमारा फाइनल आंसर होता है 1/4। तो बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ इक्वेशन आपके सामने है, और ये रहा हमारा रफ पेपर। फिर से हम जरा रफ पेपर पे चलते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं। a की वैल्यू 100 है, c की वैल्यू 1 है, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए है वो चाहिए 100। अब जो है वो हमारे को यहाँ पर जो कॉफिशिएंट दिया हुआ है x का वो है 20, और 20 हमें कैसे चाहिए, एज अ सम चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है इसका साइन पॉजिटिव है, तो हमें प्लस करके 20 चाहिए। सबसे छोटा नंबर अगर हम देखते हैं तो 19 + 1 जो है वो हमारे को 20 देता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो प्रोडक्ट से हम बहुत दूर हैं, प्रोडक्ट है 100, हम जो है वो जस्ट 19 पे हैं, क्योंकि 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आएगा। तो जब ऐसे में बहुत दूर होता है तो हम एक एक करके बढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे में हम जंप लेते हैं। तो ठीक है, जंप जो है वो जनरली 5 या 10 की जंप जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, बीच वाले नंबर्स जो हैं वो हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम में ला के देंगे। तो अच्छा क्या रहेगा, हम सीधा सीधा पहले 5 की जंप ले लेते हैं, 15 और 5। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 20 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है, तो हम 19 से 75 पे पहुँच गए, तो इसका मतलब हम 100 के क्लोज हैं। ठीक है, एक 5 की जंप और लेते हैं, तो 10 + 10। अब यहाँ पर जो है वो अगर मान लो हम 10 + 10 पे आ गए तो ये भी हमारे को 20 देगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हम वहीं पहुँच गए जहाँ पहुँचना था, यानी 100। अगर हम आगे पहुँच जाते हैं हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से तो हम यहाँ पर 5 और 10 के बीच का नंबर लेते हैं, और अगर अभी भी नहीं पहुँचते तो फिर हम आगे जंप ले लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो बार बार रिपीट हो सकती है, और कई बार हो सकता है हमारे को वहाँ पर 3 4 या 5 स्टेप भी लेने पड़े।
तो ये जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप हमारे को पहुंचाएंगे प्रोडक्ट तक, और जब तक नहीं पहुंचाते हम लगातार वहां पर नंबर्स को चेंज करते रहते हैं। तो अभी हमने ध्यान रखना है कि हमने 20 को वहां पर 10+10 लेना है, दैट्स इट। तो ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर देखते हैं हम, हमारे पास जो 100x² है वो वैसे का वैसा है। 20 की जगह हम यहाँ पर 10+10 ले लेते हैं। हमने और कोई चेंज नहीं लाना है, वो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो नेगेटिव साइन था वो नेगेटिव साइन, जो x है वो x, +1+1। और यहाँ पर हमारे पास अब अगर हम देखें तो हमारे पास 100x² माइनस 10x माइनस 10x। हमने ध्यान रखना है कि माइनस साइन बाहर था तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज होंगे। ये हमारे पास आ गया। अब जो है वो कॉमन लेंगे, हमारे पास 10x जो है वो कॉमन आ रहा है फर्स्ट और सेकंड टर्म में। यहाँ पर हमारे पास 10x बचा और यहाँ पर 1। इन दोनों में कुछ भी ना कॉमन होने के कारण हम 1 कॉमन लेंगे, और मैंने जैसे कि आपको बताया था साइन हमेशा वहाँ पर बाहर होना चाहिए, तो माइनस का साइन हम बाहर ले लेंगे। 1 हमने कॉमन लिया। जो हमारे पास नेगेटिव 10x था वो अब पॉजिटिव 10x हो जाएगा, जो पॉजिटिव 1 था वो नेगेटिव 1 हो जाएगा। और फिर से चेक कर लेते हैं, हमारी ब्रैकेट्स जो हैं उनके अंदर जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, तो इसका मतलब हम सही प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है अगर ब्रैकेट को कॉमन लेंगे 10x माइनस 1, तो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो 10x माइनस 1 वो भी 10x माइनस 1 ही है। तो जैसा कि हमने अभी एक बार पहले भी किया है कि ये जो है ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाता है, जो भी हमारा लास्ट पार्ट था उसमें किया है। इसमें हम होल स्क्वायर नहीं बनाते, इसमें हम दूसरे वे से प्रोसीड कर लेते हैं। दूसरा वे क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को अलग से ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास कैसे आएगी, 10x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 10x ये वाला 1 उधर जाकर इज इक्वल टू 1 दे देगा। अगर मान लो हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये 10 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/10, और यहाँ पर जो है फिर से हम देखते हैं कि सेम हमारे पास 1/10 आ जाता है। तो अल्टीमेटली हमने आंसर जो है वो कैसे देना है, हेंस यहाँ पर x की वैल्यू 1/10 1/10। तो ये जो है यही चीज़ मैं आपको इससे लास्ट वाले स्टेप में बता रहा था कि आंसर हमेशा 2 देने हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं इसके साथ में ही। यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर लिया था, यहाँ पर जो है वो मैंने अलग अलग सॉल्व किया है। तो आप होल स्क्वायर लें या आप अलग अलग सॉल्व करें, आंसर्स आपने 2 देने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। और एग्जाम्पल 1 जो है वो हमारे सामने ही है। एग्जाम्पल 1 में हमें वो कह रहा था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इसमें जस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी, तो एग्जाम्पल 1 अगर आपने पहले किया है तो आपने जस्ट यहाँ पर इक्वेशन बनाकर छोड़ दी होंगी। लेकिन अब जो है वो हमने सॉल्व करना है, और हम कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करें, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो ठीक है जी, वो चाह रहा है कि पहले कितने मार्बल थे वो हम बताएं, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। जॉन या जीवंती, इनमें से किसी एक के मार्बल को हम लेट करेंगे, दूसरे के मार्बल हमें मिल जाएंगे वहां पर सम में से माइनस करके। तो सबसे पहले ज़रा जैसे शीट पे मैं कर ही रहा हूँ, सबसे पहले जॉन के मार्बल जो हैं वो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में स्ट्रेट अवे बनाकर दी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली आपने अगर ये नहीं किया हुआ तो मुझे आपको शुरू से समझाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, जो हमारे पास हम जॉन है उसके ले लेते हैं मान लो, जैसा कि हमारे को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। तो जॉन हैड ये हम मान लेते हैं, और इन्हें हम एक्स, वो आपकी मर्जी है, आपने वेरिएबल कौन सा देना है, ए देना है, बी देना है, एक्स देना है, तो ये हमने यहाँ पर ले लिए। अब अगर मान लो जॉन के पास एक्स हैं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, अगर आप खुद सोचिए। जॉन और जीवंती के पास अगर मान लो मैं कहूँ दोनों के पास 5 मार्बल थे मिला के, और जॉन के पास 2 थे, तो जीवंती जो है उसका आंसर क्या होगा, जीवंती के पास 3 थे तभी तो जाके 5 होंगे। तो इसका मतलब हमेशा सम में से एक के माइनस करेंगे तभी हमारे पास दूसरे के आएंगे। तो हमारे पास जो है अगर मान लो हम ये देखते हैं तो देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड,
ये हमारे पास आ जाएंगे जो भी हमारा सम है, यानी हमारे पास 45 है और उसमें से x को माइनस करके हमें मिल जाएगा। अब जो है वो दोनों ने 5-5 मार्बल जो हैं वो लूज कर दिए, तो मैं कहता हूं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, जब 5 मार्बल लूज कर दिए तो नंबर ऑफ मार्बल्स की बात अगर हम करें, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, तो जॉन के पास पहले थे x, उसमें से 5 जो है वो उसने लूज कर दिए हैं, तो x में से 5 माइनस कर देते हैं, तो जॉन के पास इतने बचे। और सेम चीज यानी नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद, ये जो लाइन है ये सिर्फ मैं लगा रहा हूँ, आप नहीं लगा सकते क्योंकि सेम सेम था, तो मैंने यहाँ पर जस्ट लाइन लगा दी है। और हमने अब देखना है जिवंती के मार्बल, तो सेम है, 5 अगर लूज किए हैं तो 5 तो हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो है मतलब जिवंती के पास 45 माइनस x मार्बल थे और इसमें से 5 और माइनस कर देंगे, तो 5 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 में से 5 माइनस हो जाएगा यानी 40 बचेगा, और जो हमारे पास माइनस x है वो तो माइनस x है ही, तो हमारे पास 40 माइनस x जो है ये मार्बल्स जीवंती के पास हैं, और जो जॉन है जॉन के पास है x माइनस 5। और अब ये बोला हुआ है कि इनका अगर हम वहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमारे पास जो है वो 124 आएगा। तो अब जो है वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे करेंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हम ले लेते हैं, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और जो भी हमारा नंबर है यानी 124। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आएगा, x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस 200 आएगा और यहाँ पर प्लस 5x आएगा इज इक्वल टू 124। इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम जानते ही हैं हमें सब कुछ जो है वो एक तरफ चाहिए, तो क्योंकि ये नेगेटिव है और जो भी सबसे बड़ी वहाँ पर पावर होती है उसका कॉफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं सब कुछ राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा, जस्ट हमने बाद में इक्वेशन को फ्लिप कर देना है, 0 को राइट में लेके चले जाना है और बाकी सब कुछ हमारे पास लेफ्ट में आ जाएगा। तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको आप राइट में लेकर जाइए लेकिन लिखिए लेफ्ट में। तो हमारे पास जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, 40x और 5x, ये 45x है लेकिन जब ये उधर जाएगा तो माइनस 45x हो जाएगा, ये माइनस 200 है, जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस 200 हो जाएगा, जो इसके साथ जुड़ के हमें देगा 324, तो प्लस 324 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 0 आएगी, और हमने जस्ट इक्वेशन को फ्लिप करके इस तरह से लिख दिया है जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और अब हमने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात। तो सबसे पहले अपनी रफ शीट पे चलते हैं, रफ शीट पे अपने दिमाग में रख लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए। हमें प्रोडक्ट चाहिए 324, क्यों? क्योंकि जो a है उसकी वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे हमारे को c से ही पता चल गया कि 324 हमें चाहिए। अब जो हमारे को यहाँ पर साइन है प्लस, वो ये बता रहा है कि 45 को हमने स्प्लिट करना है एज अ सम, तो 45 को स्प्लिट करना है एज ए सम, तो सबसे छोटा हमारे पास 44 प्लस 1 ऐसा होता है जो हमें 45 देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है जस्ट 44, यहाँ पर मैं साथ में ही लिख देता हूँ, प्रोडक्ट जस्ट 44 है हमारा। तो हमें पहुँचना है 324 तक, हम है अभी 44 पे, तो ऑब्वियस है कि गैप बहुत ज़्यादा है। तो जंप जो है वो अगर मान लो हम 10 की जंप ले लेते हैं, तो 10 की जंप अगर लेते हैं तो 35 प्लस 10 हमारा एक ऐसा सम होता है जो हमें 45 देता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है 350, यानी जहाँ हमने पहुँचना है हम उससे आगे पहुँच गए और ज़्यादा आगे नहीं पहुँचे, इतना पक्का है। तो इसका मतलब हमारे पास 9 या 8 जो है वो हमारे को आंसर दे देगा, यानी 34 36 प्लस 9, या फिर 38 प्लस यहाँ पर अगर करें हम 37 प्लस 8, इन दोनों में से एक जो है वो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। अब अगर मान लो हम देखना चाहते हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है और कौन सा नहीं, हम वहाँ पर मल्टीप्लाई से बचना चाह रहे हैं मान लो, तो अब मल्टीप्लाई से अगर हम बचना चाह रहे हैं तो क्या करें हम,
हम यहाँ पर देखते हैं सिर्फ यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर है 9, 9 6 54। यूनिट प्लेस में हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके चांस हैं हमारे पास ये देने के, इसके चांस नहीं है, क्योंकि 8 7 56 होता है, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो ऑब्वियस है 324 तो वो बना ही नहीं सकता। तो ये तो अपने दिमाग से हम निकाल देंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो थोड़ा सा और आगे हमारे को बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है वो जस्ट इतना सा करके देखते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आएगा, 9 6 54 27, और जो 5 था वो हमें दे देगा 32। तो इसका मतलब हमें इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है अपने प्रोडक्ट पे पहुँच गए 324। तो 36 प्लस 9 हमने देखना है, जो भी हमारा 45 है। तो यहाँ पर जो है वो इक्वेशन हम अपनी स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पर x² माइनस 45 को चेंज कर देते हैं 36 प्लस 9 में, और बाकी कहीं पर हम चेंज नहीं लेकर आ रहे, सेम हमारा जैसा है बिल्कुल वैसा ही छोड़ दिया हमने। और आगे सॉल्व करते चलते हैं, जैसा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते ही हैं हमेशा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। x जो है वो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36 माइनस 9 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो तो x आ जाएगा, इधर जो है साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, और अब यहाँ पर कितना आएगा वो डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा। तो 9 3 27, और यहाँ पर 6, और इसको जो है वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये वाला प्रोडक्ट अभी निकाला भी था रफ शीट पे, जो है वो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाला था 36 और 9 को मल्टीप्लाई किया था और 324 आया था। तो अगर आपकी मेमोरी जो है वो आपको सर्व करती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप डिवाइड करके देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, और अब जो है वो x की वैल्यू जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास दो ब्रैकेट हमें दे रही है, x माइनस 36, x माइनस 9, और बहुत ही स्ट्रेट अवे हमारे पास ब्रैकेट्स होने के कारण जो है वो x की वैल्यू बहुत ही स्ट्रेट अवे 36 और 9 आ जाती हैं। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, ये जो हैं ये हमारे पास वो मार्बल्स हैं जो जॉन के पास थे। तो अब जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे उनकी अगर हम बात करें तो वो कैसे निकलेंगे, वो हमने जैसा कि लेट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने वहाँ पर लेट किया था 45 माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी हमने 45 माइनस एक्स से ही निकालना है। तो नाउ फॉर x इज इक्वल टू 36, 45 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 45 माइनस 36 यानी 9 आ जाएगी। और अगर मान लो हम कहें कि x की वैल्यू 9 है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो 45 माइनस एक्स की वैल्यू 45 माइनस 9 यानी 36 आ जाएगी। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये आंसर आ रहा है कि या तो जॉन के पास 36 मार्बल थे और जीवंती के पास 9 थे, या फिर जॉन के पास 9 मार्बल्स थे और जीवंती के पास 36 थे। तो यही जो है वो हमने आंसर स्टेटमेंट दे देनी है। हेंस जॉन हैड 36 marbles and Jivanti had 9, or John had 9 marbles and Jivanti had 36। तो इन दोनों में से एक जो सिचुएशन है वो हमारे को सर्व करती है। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो हमें कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो सबसे पहले जो है वो हम एक रफ शीट ले लेते हैं, जैसे कि ये रही हमारी रफ शीट। और अब ये रफ शीट पे हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये होती क्या है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने जो एक टॉय है, नंबर ऑफ टॉयज़ की बात करते हैं, नंबर ऑफ टॉयज़, मैंने सिर्फ एक टॉय बनाया एक दिन में, और उसको बनाने में जो मेरी कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ आई, तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन में कितनी थी। सीधी सी बात है, सिर्फ 50 रुपये ही लगाए मैंने वहाँ पर।
अगर मैंने 2 टॉय बनाए और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय की वहाँ पर 50 थी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई? 100 हो गई। अगर मान लो मैं कहता हूँ इसी तरीके से मैंने n टॉयज़ बनाए, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर 50 के हिसाब से है तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरी 50n। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जो है वो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है और हमने क्या निकालना है। तो सबसे पहले जो है वो चाहता क्या है? वो हमसे लास्ट में चाहता है कि हम नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस निकालें उस दिन। तो सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेंगे। तो हम कहते हैं लेट द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड दैट डे बी। इसको हम चाहें तो n ले लें, चाहें तो x ले लें, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर n ले लिया। अब जो है वो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसकी जो कॉस्ट है हर एक टॉय को बनाने की वहाँ पर वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़। तो हमारे पास जो है देन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टॉय, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी 55 माइनस जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज़ हैं यानी ये। अब जो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर हमने निकालनी है तो नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम टोटल देखें तो जैसा कि मैंने आपको रफ शीट पे दिखाया ही है, हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ टॉय जो होता है वो हमारे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है। तो हमारे पास n मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस n जो है वो इस तरह से आ जाएगा। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन वो हमारे को पहले से दी हुई है 750। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 750 है। बाकी जो है वो हम क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो वो वैसे का वैसा ही आने वाला है। ये आ गया। अब जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 750 और यहाँ पर हमारे पास 55n माइनस एन स्क्वायर आ गया। सबसे बड़ी जो पावर है यहाँ पर वो है हमारे पास 2। तो n स्क्वायर जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। राइट हैंड साइड में जस्ट हम जीरो जो है वो छोड़ेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में n स्क्वायर आ जाएगा और ये 55n जो है ये माइनस 55n हो जाएगा। प्लस 750 ऑलरेडी है हमारे पास और ये आ गया हमारे पास जीरो। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने ही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर 1 होने के कारण जो है वो हमारे पास 750 ही रहेगा, ये हमने ले लिया। अब जो है वो हमने करना क्या है? हमने प्लस करके 55 लाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमें 55 एज अ सम चाहिए, तो 55 अगर एज अ सम चाहिए तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास 54 प्लस 1 होगा जो हमें 55 देगा। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट है हमारा 54 यहाँ पर, जबकि हमें चाहिए 750, बहुत दूर है। तो 10 की जंप ले लेते हैं। 45 प्लस 10 जो है वो हमारे को 55 देता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट हमारा 450 ही आएगा। यहाँ पर हमारा 54 था, यहाँ पर 450 है, पहुँचना है 750 पे। तो हम देख रहे हैं कि हम एक 10 की और जंप लेकर देख सकते हैं। तो 35 प्लस 20, अब यहाँ पर जो है ये 55 देगा हमें, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 700 है। मतलब हम बढ़ तो सही वे में रहे हैं, लेकिन अभी हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ी जंप नहीं चाहिए। तो 5 की जंप ले लेते हैं। तो 5 की जंप अगर हम लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 और 25 जो है ये 55 होते हैं और मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 750, वोला हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमने पहुँचना था 750 पे। तो इसका मतलब हम 55 को 30 प्लस 25 में ब्रेक कर देंगे। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो है वो हमने 30 प्लस 25 और जो है उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देना है। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई। सॉल्व करते हैं जैसा कि हम इस एक्सरसाइज में करते ही आ रहे हैं। माइनस 30n माइनस 25n प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
सॉल्व करते हैं आगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म में हम n कॉमन ले सकते हैं, n-30। सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में -25 कॉमन ले सकते हैं, n-30। क्यों? क्योंकि माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, दो ब्रैकेट्स हमारे पास हमारे सामने ही आ गई, यानी एक है n-30 और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास n-25 होगा। तो ये हमारे पास 0, n की अगर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर तो n की वैल्यू हमारे पास या तो 30 आ जाएगी या फिर हमारे पास 25 आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर्स हैं, हमने यहाँ पर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें हम 55 माइनस n थी, कहीं पर भी अगर हम 30 या 25 पुट कर रहे हैं तो कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसके कारण हम एक वैल्यू को वहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकें। तो इसका मतलब जो है वो हमारे दोनों ही आंसर यहाँ पर सही होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा दिन तो हम दैट डे लिख रहे हैं, दैट डे वाज ईदर 30 और 25, क्योंकि दोनों ही हमारी जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को मैच कर रहे हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सबसे पहले जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम लेट कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो लेट द नंबर्स भी जो भी आपका मन करे, एक्स और वाई जो है वो हमारे स्टैंडर्ड वेरिएबल रहते हैं, तो मैं एक्स और वाई ले लेता हूँ। तो अगर मान लो ये हमारे पास हैं तो इससे हमें क्या मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलें तो हमें यहाँ पर x प्लस वाई जो सम है वो हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है 27, और जो दूसरी चीज़ है यानी जो हमारा प्रोडक्ट है x और y का वो हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है 182। तो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, और जस्ट किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालकर हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो हमेशा सम में से निकालकर हम प्रोडक्ट में पुट करते हैं, हमारे पास इजी वहाँ पर जो वैल्यू है वो आती है। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं y की वैल्यू लेता हूँ तो y की वैल्यू कैसे आएगी, ये x जो है ये चला जाएगा राइट में। अगर ये राइट में जाएगा तो y की वैल्यू 27 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सॉल्विंग 1 वी गेट y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, और आप चाहें तो इसको थर्ड इक्वेशन ले लें, है तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही, लेकिन मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया। अब ये वैल्यू जो है इसको हम 2 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन जो भी हमारे पास इक्वेशन 2 बची हुई है, क्योंकि 1 और 3 तो सेम ही है, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू 27 माइनस एक्स लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यू 27 माइनस एक्स हमने ले ली, इक्वल्स 182 आप देख ही सकते हैं। और बस अब हमारे पास हमने कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये हमारे पास 182 है। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है और ये नेगेटिव है तो इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे उसके बाद फ्लिप कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 27x। और क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं इक्वेशन की उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में जीरो नहीं लिखते बल्कि राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे फ्लिपिंग कर देंगे। और फ्लिपिंग करने में कभी भी साइन चेंज नहीं होते, ये आपने ध्यान रखना है बेटा। साइन चेंज होते हैं जब हम एक टर्म को उठाकर लेकर जाएंगे। जब हम वहाँ पर पूरी फ्लिपिंग करते हैं, अब मान लो मैं 182 को लेफ्ट में लिखना चाहूँ और इसे मैं राइट में लिखना चाहूँ तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो अब ऐसे में हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x, क्योंकि ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और ये उधर पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, वो हम कैसे करेंगे जरा उसकी बात करते हैं। हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो देखते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है 182, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो 182 हमें प्रोडक्ट चाहिए और 27 चाहिए एज अ सम।
क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का जो हमारे पास साइन है वो है प्लस, तो हमें एज अ सम 27 चाहिए। तो सबसे छोटा जो है वो हमारा 26 + 1 हो गया, ये हमारे को 27 देता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो 26 + 1 जो है वो तो बहुत छोटा प्रोडक्ट दे रहे हैं, हमें काफ़ी आगे जाना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम थोड़ी सी बड़ी जंप ले लेते हैं। अब बड़ी जंप कैसे, यहाँ पर हम 10 की जंप ले लेते हैं। तो 17 + 10, ये हमारे को 27 जो है ये देगा सम। लेकिन प्रोडक्ट जो है अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि 170। तो हम देखेंगे कि क्या हम वहाँ पर सही प्रोसेस कर रहे हैं या हम ज़्यादा आगे पहुँच गए हैं। तो 170 तक हम पहुँचे हैं, हमने 182 तक पहुँचना है, तो इसका मतलब हम जो है वो सही प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब जो है वो सही प्रोसीड कर रहे हैं, तो एक एक स्टेप अगर नेक्स्ट हम बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला जो हमारे पास पेयर है वो हमारी हेल्प करेगा? क्या हमें सारे वहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर देखने पड़ेंगे? क्या हमें सारी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी? नहीं। अगर सारी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये वाला जो हमारा प्रोसीजर है ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें जस्ट यूनिट प्लेस जो है उनको मल्टीप्लाई करके देखना है। 6 × 1 6 होता है, यहाँ पर 2 है, नहीं चलेगा। 5 × 2 ये हमारा 10 होता है, यूनिट प्लेस पे 0 आती है, हमें चाहिए यूनिट प्लेस पे 2, ये नहीं चलेगा। तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 और 13 पे पहुँच गए हम। अब यहाँ पर 4 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। तो अगर ये 12 आता है तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इसका मतलब हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये हो सकता है। तो हम जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 13 4 ज़ा 52, 5 जो है वो हम कैरी करेंगे, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 13, और 5 जो हमारे पास है ये हमारे को 182 दे रहा है, यानी हमारा परफेक्ट पेयर यही है। तो अब जो हमारा 27 है, 27 को हम स्प्लिट करके 14 + 13 जो है वो लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x², 14 + 13, कहीं चेंज नहीं लाना है, माइनस माइनस की जगह, x की जगह, जस्ट हमने यहाँ पर अब सॉल्व करते जाना है। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, एक स्टेप और ले लेता हूँ, आपको और क्लियरली नज़र आने लग जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, जस्ट माइनस बाहर है तो साइन चेंज करना मत भूलिएगा। ये हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास x कॉमन है, x - 14 हमें मिल जाएगा, -13, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेगेटिव जो है वो अब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया है। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रोडक्ट जो है वो देखा है 13 और 14 का प्रोडक्ट 182 होता है। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर जो है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, यानी x - 14 आ गया, और x - 13 जो है वो हमारे पास बचेगा, तो उसे हम दूसरी ब्रैकेट में ले लेंगे। ये आ गया। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो या तो 14 आ गई या 13 आ गई। जस्ट मैं नहीं चाहता कि मैं शीट को चेंज करूं और आप कंफ्यूज हों, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं करना है, आपने आगे जो है आगे ही प्रोसीड करना होता है। तो ये कोई वे नहीं है, ये जस्ट इसलिए कि शीट चेंज करने पे ये सारा डेटा चला जाएगा और आप जो हैं वो हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो जाए। तो अब हमारे पास 14 और 13 आ गया है, तो यहाँ पर अगर मान लो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3, अब 3 में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू 14 लेते हैं तो 4x = 14, y = 27 - 14 = 13 आ जाता है। और अगर मान लो हम 4x = 13 लेते हैं तो y की वैल्यू 27 - 13 यानी 14 आ जाती है। तो जस्ट हमसे दो नंबर्स पूछे गए थे और दो नंबर हैं वो हमारे सेम पेयर आ रहे हैं, मतलब 13 14 या 14 13 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, क्योंकि उसने कोई ऑर्डर नहीं बोला था, उसने ये नहीं कहा था कि ऑर्डर में दो, तो यहाँ पर हम जो उसको आंसर देंगे वो हम जस्ट वहाँ पर दो नंबर्स देंगे। हैंस द 2 नंबर्स या फिर 2 रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। तो इस तरह से हमारे आंसर आ गए। लेकिन इसमें क्या गलती आप लोग करते हैं जनरली? तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरली ये गलती करते हैं बेटा जी कि x की वैल्यू 14 और 13 आती है और यहाँ पर वो उसको आंसर स्टेटमेंट में बदल देते हैं। वो कहते हैं कि जो नंबर हैं
वो हमारे 13 और 14 है, जो कि बिल्कुल गलत है। मार्क्स पक्का कटेंगे बोर्ड में उसमें, क्योंकि आपने x निकाला, जबकि आपने शुरुआत में क्या किया था, वहाँ पर हमने वहाँ पर लिया था कि जो हमारे नंबर्स हैं वो x और y हैं। हमने ये नहीं कहा था कि x और x हैं हमारे नंबर, तो x और y हैं, तो हमें वहाँ पर y जो है वो तो कैलकुलेट करके दिखाना ही है। अगर हमने y नहीं कैलकुलेट किया तो इसका मतलब ये है कि हमने आधा पार्ट किया है, और यहाँ पर बाय लक जो हमारी x की वैल्यूज़ आई हैं वो हमारी आंसर्स हैं। ये ज़रूरी नहीं था, वहाँ पर हो सकता था कि हमारी x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग आती, जो पेयर हैं वो बिल्कुल ही अलग बनते। तो अगर आपने यहाँ पर करने के बाद आंसर दे दिया तो मार्क्स जो हैं वो पक्का कटेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे बेटा जी। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी लैंग्वेज है। हम सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड नंबर हैं, जो भी हमारे कंसेक्टिव वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट दी टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड x प्लस वन, क्योंकि हम जानते हैं कंसेक्टिव वो तभी होंगे जब हमारे पास वो एक के डिफरेंस पे होंगे, तो x और x प्लस वन जो है वो हम ले लेते हैं। तो अगर मान लो हमने ये ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलें तो वो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ऑफ हुज स्क्वायर्स बोला है हमारे को, तो इन दो नंबर के स्क्वायर का सम यानी एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन स्क्वायर जो है वो अगर हम देखें तो वो है हमारे पास 365। तो ठीक है जी, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, हमें यहाँ पर 2x स्क्वायर मिल जाएगा, 2x ही रहेगा, ये 365 इधर आकर 1 माइनस 365 माइनस 364 दे देगा। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 182 आ जाएगा और इक्वल्स 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसे हमने आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो है वो हमने करना क्या है, हमने बेसिकली देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट 182 आए। रफ शीट पे चलते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे को चाहिए 182, और जो हमारे को माइनस करके चाहिए वो है यहाँ पर कॉफिशिएंट 1। एक्स का कॉफिशिएंट हमेशा माइनस करके चाहिए या प्लस करके चाहिए, वो हमें पता चलता है कांस्टेंट टर्म के साइन से। तो हमें माइनस करके 1 चाहिए, तो सबसे छोटा ऐसा नंबर क्या है, वो है हमारे पास 2 माइनस 1, जो हमारे को 1 देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तो बहुत छोटा है, प्रोडक्ट है 2, तो ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ऐसा करते हैं, जंप लेते हैं 10 माइनस 9। अब जो है वो सीधा हमने काफ़ी बड़ी जंप ली, क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत छोटा था। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 आएगा, लेकिन प्रोडक्ट अभी भी बहुत दूर है, तो और बड़ी जंप ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मान लो हम यहाँ पर जो 5 की जंप और हैं वो लेते हैं, तो 15 माइनस 14 ये आ जाएगा, ये भी 1 होता है। अगर यहाँ पर हम 5 की जंप लेते हैं तो अब यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुँच गया, प्रोडक्ट हो गया हमारा 210। क्योंकि ये 210 हो गया तो हमें इतना आगे जाने की तो ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि हम आगे पहुँच गए हैं तो इससे वापस आना है। तो 10 और 15 के बीच में रहते हैं, तो 10 और 15 के बीच में हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास जो है वो 11 12 13 14 है। अगर 11 हम लेते हैं तो 11 में से 10 को माइनस करना पड़ता, 12 में से 11 को माइनस करना पड़ता, 13 में से 12 को माइनस करना पड़ता, 14 में से 13 को माइनस करना पड़ता। क्या ये सारे प्रोडक्ट हमारे को करके देखने की ज़रूरत है कि 182 हमारा कहाँ आएगा, नहीं। हमने जस्ट उनको प्रोडक्ट करना है जहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस जो है वो हमारा 2 आ जाए। 1 और 0 इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है, तो इसका मतलब इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 1 इसे मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत है। 3 और 2 6 आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत है। 12 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आता है, तो 132 नहीं है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है x का, उसको 14 माइनस 13 जो है उस टर्म में लिखना है। तो ठीक है जी,
हम यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस इनफैक्ट प्लस, क्योंकि प्लस है हम और कहीं चेंज नहीं लाएंगे, 14 माइनस 13 जो इसका कॉफिशिएंट 1 था उसकी जगह 14 माइनस 13 लिखेंगे और बाकी सब कुछ जो है वो हमारा सेम रहेगा। जस्ट सॉल्व करते चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है उसमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस 14 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 13 कॉमन है, मुझे कैसे पता, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है 182 जो है वो 13 और 14 का प्रोडक्ट है। माइनस लेने पे साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस 13x है वो अब यहाँ पर प्लस x देगा हमारे को। यहाँ पर भी माइनस का साइन जो है चेंज होकर प्लस आ जाएगा, 182 जो है वो हमारे को 14 दे देगा जब हम 13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं वो आ जाएंगे x प्लस 14 और जो रिमेनिंग है वो है x माइनस 13, तो x माइनस 13 ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई या तो माइनस 14 या फिर 13। हमारे पास अगर हम देखें तो हमने x जो है वो क्या लेट किया था, हमने कहा था 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, तो x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिंस x इज अ पॉजिटिव इंटीजर therefore x is not equal to minus 14 and x is equal to 13। तो माइनस 14 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे एक स्टेटमेंट के साथ में, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी। अब जो हमारे पास x प्लस 1 है उसकी बात करते हैं, तो x प्लस 1 जो है वो हो जाएगा हमारे पास 13 प्लस 1 यानी 14, क्योंकि हमारे दो जो थे वो x और x प्लस 1 थे, तो हमें x जो है वो तो मिल गया है लेकिन x प्लस 1 निकालना है, तो ये हमारे पास 14 आ गया। तो अब जो है वो आप देख ही सकते हैं हमारे पास दो इंटीजर्स आ गए हैं जो कि रिक्वायर्ड थे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैंस द टू required integers are 13 and 14. The altitude of a right triangle is 7 centimeters less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeters, find the other two sides. तो ठीक है जी, सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पर कोई ना कोई साइड तो लेट करनी पड़ेगी, तो हम बेस को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट द बेस ऑफ the right triangle B, और यहाँ पर जो है सब कुछ सेंटीमीटर्स में है तो हम भी यहाँ पर x सेंटीमीटर्स जो है वो लेट कर लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलें तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो हमारे को यहाँ पर क्या कह रहा है, ये वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर्स लेस देन इट्स बेस। तो बेस जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम, तो x से 7 कम का मतलब हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर्स, ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। और जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन हाइपोटेन्यूज वो कितना है, वो है हमारा 13 सेंटीमीटर्स। अब अगर मान लो हम राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल काम करेगी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे को क्या कहती है, वो कहती है बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वैल्यूज जो हैं जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो हमारे पास बेस की यहाँ पर वैल्यू हमने x ली है तो ये x स्क्वायर हो गया, एल्टीट्यूड जो है वो हमारा x माइनस 7 है तो x माइनस 7 स्क्वायर हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा 13 है तो हमने यहाँ पर 13 स्क्वायर जो है वो ले लेना है। अब जो है जस्ट हमने इसको सॉल्व करते चलना है। यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये आ गया। अब जो है आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख देते हैं। माइनस 14x जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो माइनस 14x ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। ये 169 लेफ्ट में आकर माइनस 169 देगा,
तो जो 49 है, 49 माइनस 169 हमें वहाँ पर माइनस 120 देगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। और अब हमने सोचना है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोडक्ट देखते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो है वो है 60। ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 60, तो हमारा प्रोडक्ट 60 आ गया। कांस्टेंट टर्म का साइन है माइनस, तो हमें माइनस करके 7 लाना है। तो सबसे छोटे नंबर्स हमारे पास हैं 8 माइनस 1, जो हमारे को 7 देते हैं। अब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं हम। धीरे धीरे आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम यहाँ पर जंप लें। क्यों जंप लें? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो 8, जो हमारा प्रोडक्ट इस केस में आ रहा है 8 और 1 को मल्टीप्लाई करके, उससे काफ़ी दूर है। तो काफ़ी दूर होने के कारण हम 5 की जंप ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 5 चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 12 आएगा। 12 माइनस 5 जो है वो हमारे को 7 देगा। जंप हमेशा 5 या 10 की ही लेनी चाहिए, क्योंकि 5 और 10 ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे को ईजी प्रोडक्ट देते हैं। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एग्जैक्टली वहीं पहुंच गए जहां हमने पहुंचना था। तो ना तो हमें आगे जाने की ज़रूरत है, ना ही इससे पीछे आने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं आता 60 तो फिर हम कोई और कॉम्बिनेशन देखते, लेकिन यहाँ पर हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमने पहुँचना था। तो हमने याद रखना है 7 को 12 माइनस 5 की टर्म्स में हमने लिखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह 12 माइनस 5, और बाकी कहीं पर कोई चेंज नहीं लाना है। थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करते चलना है। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट जो ध्यान रखना है वो ये कि हमारी जो ब्रैकेट है जब ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन होने के कारण साइन जरूर चेंज करें आप बेटा। फर्स्ट और सेकंड टर्म में x कॉमन है तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। थर्ड और फोर्थ टर्म के अंदर हमारे पास 5 कॉमन है तो x माइनस 12 आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो x है x माइनस 12, हमारे पास एक ब्रैकेट कॉमन आ रही है। दूसरा जो है वो x प्लस 5 आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x माइनस 12 को 0 रखने पे x की वैल्यू 12 आ जाती है। तो x की वैल्यू 12 आ गई। और यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये अगर मान लो 0 के इक्वल रखते हैं x प्लस 5, तो 5 उधर जाके माइनस 5 देता है, तो x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। x हमने क्या लेट किया था? x था हमारा बेस। तो यहाँ पर जो है वो बता देंगे, सिंस x इज अ साइड, साइड जो है वो एक लेंथ होती है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो x एक साइड है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर x is not equal to minus 5 and x is equal to 12। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब जो है वो हमारा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो है वो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर x माइनस 7 लिया था। तो यहाँ पर जो है वो x माइनस 7 निकाल लेते हैं। नाउ जो हमारे पास x माइनस 7 है वो हमारे पास 12 माइनस 7 यानी 5 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 12 आ गई और जो एल्टीट्यूड है उसकी वैल्यू 5 आ गई। तो उसने जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में था कि बाकी 2 साइड्स हम उसको दें। तो यहाँ पर हम यही लिख देंगे, हेंस द अदर 2 साइड्स आर 5 सेंटीमीटर्स एंड 12 सेंटीमीटर्स। अगर वो बेस और एल्टीट्यूड की टर्म में हमसे पूछता तो हम वहाँ पर बता देते कि हमारा बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर्स है और जो एल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर्स है। Cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was यहाँ पर जो है वो मिसप्रिंटिंग है, ₹90 है ये, तो was ₹90, find the number of articles produced and cost of each article। तो अगर आप मेरे साथ ये पूरी एक्सरसाइज करते आ रहे हैं तब तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर था इसके। और अगर नहीं तो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, इनको अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है। जैसे
अगर मान लो एक आर्टिकल बना और एक आर्टिकल की कॉस्ट मान लो 30 रुपीज़ थी, तो आपको टोटल उस दिन जो कॉस्ट है वो जस्ट 30 रुपीज़ आई। अगर आपके 5 आर्टिकल आपने बनाए थे और हर एक किसी की कॉस्ट 30 थी, तो आपको ऐसे में जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 150 मिलेगी। ऐसे ही अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे पास जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता चलता चला जाएगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उस दिन कितनी आई थी। तो बस यही हमने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करके वहां पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकालनी है। तो शुरुआत के लिए हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनको लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे बी एन। मान लो n नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो हमने उस दिन प्रोड्यूस किए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चले हम तो वहां पर देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इसका एक रिलेशन जो है वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और वो हमें कह रहा है वो क्या है, वो है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब 2n, 3 मोर देन का मतलब +3। तो हमारे पास जो है वो ऐसे में 2n + 3 जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल जो है उस पर्टिकुलर डे पे हो जाएगी। ये तो हो गई। अब जो है अगर मान लो हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी जैसा कि मैंने आपको रफ शीट पे बताया था ये मल्टीप्लाई करके आएगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगी, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं यानी n, और जो भी हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट है एक की यानी 2n + 3 इसके प्रोडक्ट के एक पर। अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलें तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे को 90 दी हुई है। तो 90 जो है वो हम यहाँ पर रख लेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी सेम रहने वाली है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे लिए ये जो क्वेश्चन है जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलावा कुछ नहीं बचा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 90 है, यहाँ पर हमारे पास ये 2n² + 3n आ गया। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी पावर 2 है और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 90 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो हमारे पास 2n² + 3n - 90 आएगा और इधर 0। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए हम जस्ट फ्लिप कर देते हैं और फ्लिपिंग में साइन चेंज नहीं होते। यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। किसी भी एक टर्म को आप लेकर जाएंगे किसी दूसरी साइड में तो साइन चेंज होता है लेकिन फ्लिपिंग में नहीं होता। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखना है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए 180 और माइनस करके 3 लाना है। तो रफ शीट पे चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट चाहिए 180 और माइनस करके 3 लाना है। तो सबसे छोटा नंबर 4 - 1 है, लेकिन ऐसे में इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तो बहुत छोटा आएगा क्योंकि वो सिर्फ 4 है। हमें बहुत दूर जाना है, 180 पे जाना है। तो इतने छोटे छोटे जंप लेके तो नहीं पहुंचेंगे। तो हम क्या करते हैं 13 - 10, जंप में 10 होना ज़रूरी है क्योंकि 10 या 5 जो है वो हमारे को इजी प्रोडक्ट देते हैं। तो 10 या 5। अब अगर हम 10 लेते हैं तो ये हमारे पास 130 आ गया। तो ठीक है, हम सही प्रोसीड कर रहे हैं। 13 - 10 तो 3 होता है, ध्यान रखना। ये जस्ट मैंने प्रोडक्ट जो है वो लिखा हुआ, रफ शीट है तो मैं इसमें केयर नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 130 आता है। और 3 हम कैसे ला सकते हैं, हम जरा 5 की जंप और ले लेते हैं। तो 18 - 15। अब यहाँ पर जो है अगर मान लो हम ये करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए, ये आ गए हम 270 पे। ये तो हम बहुत आगे चले गए। तो इसका मतलब हमारा नंबर इन दोनों के बीच में कहीं पर है। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, इन दोनों के नंबर हमारे पास 14, 15, 16 और 17 है। 14 में से हमारे को यहाँ पर 11 माइनस करने पड़ेंगे, 15 में से 12, इसमें से 13 और इसमें से 14। क्या हमें सारे मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत है? नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 4। क्या यहाँ पर 4 है? नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 10। यूनिट प्लेस पे 0, इसमें भी यूनिट प्लेस पे 0, यानी ये हो सकता है। 3 को 6 से करो, 18,
18 जो है यूनिट प्लेस पे 8 दे रहा है, जबकि हमें चाहिए 0, नहीं हो सकता। 4 7 28 यूनिट प्लेस पे 8 दे रहा है, यहाँ पर है 0, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक अकेला ऑप्शन है जो मल्टीप्लाई करके 180 दे सकता है। तो चेक करते हैं। 15 को 12 से अगर मान लो मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये 180 ही आता है, और क्योंकि ये 180 आता है तो इसका मतलब हम जीत गए। मतलब हमें वहाँ पर जो हमारा पेयर है वो मिल गया। हमें वहाँ पर 15 - 12 की टर्म्स में 3 को एक्सप्रेस करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2n² प्लस 3 की जगह 15 - 12, और बाकी हम पूरी इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं। ये आ गया। सॉल्व करते हैं आगे। ये आ गया हमारे पास 2n² प्लस 15n माइनस 12n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है उसमें जस्ट एक n जो है वो कॉमन ले सकते हैं हम। तो 2n प्लस 15 जो है ये हमारे पास बचता है यहाँ पर। जो थर्ड और फोर्थ टर्म है इसमें हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 2n प्लस 15 ही इसमें बचेगा। क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम आई हैं तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन अभी तक बिल्कुल सही चल रही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2n प्लस 15 आ गया है, और ये जो है ये हमारे पास n माइनस 6 आ गया है। ये हो गया। सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारे पास इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 15 दूसरी तरफ जाएगा, -15 देगा। n की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -15/2, क्योंकि ये वाला 2 डिनोमिनेटर में जाएगा। और अगर इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास n की वैल्यू स्ट्रेट अवे 6 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि n था क्या। n हमने लेट किए थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मान लो हम बात करते हैं किन्हीं भी चीज़ों की तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो इसी लॉजिक के साथ में यहाँ पर हम बता देंगे सिंस n इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं देयरफॉर n is not equal to -15/2 and n is equal to 6। तो ये हमने लॉजिक के साथ में मना कर दिया कि ये नहीं है, और n की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब अगर n की वैल्यू 6 है तो दूसरी चीज़ उसने हमसे मांगी थी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो वो हमारे पास कैसे आएगा 2n प्लस 3 से। तो नाउ जो हमारे पास 2n प्लस 3 है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2n प्लस 3 जो है वो ट्वाइस ऑफ 6, क्योंकि n की वैल्यू 6 आई है, प्लस 3 ये हमारे को दे रहा है 15। तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे सामने ही है 6 और 15। इसी को हम वहाँ पर आंसर स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे was 6 and the cost of each article was ₹15। तो बस बेटा जी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।